Hello my dear students, this video is dedicated to you all for your revision purpose in semester exams. यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन कैरियोटाइप और क्रोमोसोमल एनॉर्मीज की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन कैरियोटाइप। इसके पहले समझते हैं कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स क्या चीज है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम्स गिवेरिस, कॉरेंस और सेबार तीन लोगों ने अलग अलग काम किया और इसमें पाया कि न्यूक्लियस में कुछ ऐसा है जो कि डिवाइड करने से ठीक पहले डबल हो जाता है और ये रंगे हुए पार्टिकल थे, इसीलिए इनको क्रोमोसोम्स कहा गया। जब इसको स्टेन किया जाता है तो और भी ज्यादा विजुलाइज हो जाते हैं। मेंडल ने जो काम किया था, जिसमें उसने जीन और एलील शब्द का प्रयोग किया था, देखा इसमें पाया कि ये जो है 1902 में सटन और बावेरी दो लोगों ने देखा कि ये वही पैटर्न है जिनकी बात जो है मेंडल कर रहा था और ये जो है उसी प्रकार से मूवमेंट कर रहे थे और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर रहे थे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैरियोटाइप में हम सब जानते हैं कि कुल मिलाकर ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं इनको हम लोग बॉडी क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी क्रोमोसोम्स। और दूसरे हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम, ये हमारा 23rd पेयर होता है। जो एक पेयर होगा वो या तो XX होगा, तो इस कंडीशन में ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और XY होगा तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर इस प्रकार से जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंजमेंट के हिसाब से भी फर्क होते हैं। तो कैरियोटाइप हमारे क्रोमोसोम किस साइज के हैं, किस कलर के हैं, किस शेप के हैं, किस अरेंजमेंट के हैं, इनको जो बताता है वही कैरियोटाइप है। उसके बारे में जहां पर ये सारी चर्चाएं होती हैं। तो अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21st से लेकर 22 पेयर तक के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं साइज के हिसाब से। जो पहला पेयर है क्रोमोसोम का वो सबसे बड़ा होगा और धीरे धीरे साइज घटता चला जाएगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर सेक्स क्रोमोसोम में भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स क्रोमोसोम्स बड़े हैं और वाई क्रोमोसोम्स छोटे हैं। तो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होता है। यहां पर हर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। अब ये जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है इसके आधार पर भी क्रोमोसोम्स अलग अलग तरह से होते हैं। मान क्रोमोसोम्स का जो अध्ययन किया जाता है वो मेटाफेज स्टेज में किया जाता है, जहां पर ये बहुत ही अच्छे से विजिबल होते हैं। यहां पर जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में बीचों बीच होगा, यहां पर अगर ये बीचों बीच हो, यहां पर एक आर्म और दूसरी आर्म दोनों बराबर हो, इसको मेटाफेज में अगर हम लोग देखेंगे तो जब मेटाफेज से एनाफेज होगा तो ये हमें इन्वर्टेड वी या वी शेप में दिखाई देते हैं। इसके बाद मेटाफेज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म जो होगी वो जो है बड़ी होगी और दूसरी जो आर्म होगी वो छोटी होगी। तो सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा वहां पर। इसके बाद एक्रोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर है उसके किनारे की जो भुजा है दूसरी साइड की वो बहुत ज्यादा छोटी होगी। यहां पर एक होगा टीलोसेंट्रिक, जिसमें लास्ट में इसमें सिर्फ एक आर्म होगी दूसरी आर्म नहीं होगी, तो वहां पर जो सेंट्रोमियर होगा वो बिल्कुल किनारे पर होगा। तो इस प्रकार से हमारा हो गया मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक पोजीशन के हिसाब से। इसके बाद जो ह्यूमन कैरियोटाइप है उसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं? तो इसका हम लोग यूज करते हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में करते हैं।
जिसके बारे में हम लोग आगे भी चलकर देखेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेन-फिल्टर सिंड्रोम। हम लोग डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, XX है, XY है, इसके लिए भी यूज किया जाएगा। जेनेटिक काउंसलिंग के लिए यूज किया जाता है, पैरेंटल डायग्नोसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है क्रोमोसोमल एनॉर्मीज। वो किस प्रकार से होते हैं? मान ली अब जो क्रोमोसोम्स हैं वैसे तो 46 नंबर्स में हैं, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन आ जाए, कोई चेंज आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल एब्रेशन हो सकता है। न्यूमेरिकल एब्रेशन दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है जिसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और एक हो सकता है जिसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। जब कोई एक घट जाए या बढ़ जाए, अगर घट गया तो मोनोसोमी, बढ़ गया तो ट्राइसोमी। अब जो घट गया उसका जो एग्जांपल होता है, वहां पर मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम हो जाए, मान लीजिए कि X आए और Y ना आए, Y की जगह 0 आ गया, यहाँ क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो हो जाएगा 45। 46 की जगह हो गया 45, तो ये मोनोसोमी हो जाएगी। इसको हम लोग जब लॉस हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि ये टर्न कर जाएगा बाद में। इसमें अगला जो है वहां पर ट्राइसोमी हो सकती है। ट्राइसोमी में मान लीजिए कि एक एक्स्ट्रा बढ़ जाए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो है 21st पेयर का जो ऑटोसोम होता है वहां पर एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो इस प्रकार की जो कंडीशन हो सकती है उसको हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के अलावा पटाउ सिंड्रोम भी जो है इसका एग्जांपल है, जो कि ट्राइसोमी को दिखाता है। और भी कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें कि इस प्रकार की एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। पॉलीप्लाइडी की बात करें तो पॉलीप्लाइडी में ये जो सेट है वो ठीक डबल, ट्रिपल, 2n की जगह 3n हो जाए, 2n की जगह अगर 3n हो जाए तो फिर ये जो है पॉलीप्लाइडी कहलाएगी। ये जो कंडीशन होती है ये प्लांट्स में पाई जाती है, ये ह्यूमंस में नहीं पाई जाती। अगर स्ट्रक्चर के आधार पर एग्रेशन हो रहा है तो फिर क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर डिलीशन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का लॉस हो जाए उसका, या डुप्लीकेशन हो जाए, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ सेगमेंट आ जाए, डुप्लीकेशन आ जाए। इन्वर्जन हो सकता है कि कोई भी सेगमेंट जो है वो ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर के रोटेट कर गया 180 डिग्री पर और फिर से जो है रिजॉइन कर गया। मान लीजिए कि ये डीएनए सेगमेंट था और यहां पर एक जो है ये ब्रेक हुआ और ये रोटेट करके फिर से ये लग गया दूसरे पोजीशन पे, तो इस प्रकार से इन्वर्जन हो जाएगा। अगला हो सकता है ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन में सेगमेंट का वन क्रोमोसोम जो होता है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाकर के अटैच हो जाए, तो फिर इसको जो है ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मतलब एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर चला जाए, वहां पर जाकर के अटैच हो जाए, तो इसको जो है ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहला होता है कि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो इसके द्वारा हमें लोग को जो है देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारी इनफर्टिलिटी जो होती है वो इसकी वजह से होती है। मिसकैरेज होते हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब नंबर या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, 2n जब भी कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि 2n का रिडक्शन डिवीजन होने के बाद यहाँ पे जब रिडक्शन डिवीजन हो और वहां पर n ना बन करके कुछ और बनने लगेगा, तो वहां पर जो है फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार से प्लांट में नई वैरायटी को खोजा जाता है, नई वैरायटी को बनाया जाता है जो कि साइज में बड़ी होती है, यील्ड में बड़ी होती है, इसके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।